हाय दिस इज सिकेश आनंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिकेश इंग्लिश क्लासेस। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम पोइट्री सेक्शंस के छठे पोइट्री को देखेंगे। द नेम ऑफ द पोइट्री इज नन अदर देन अंट जेनिफर्स टाइगर्स। अंट जेनिफर्स टाइगर पोइट्री को आज पढ़ेंगे। इसका मैसेज क्या है, पोइट के इंट्रोडक्शन आपके सामने में रखेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इस कविता के माध्यम से मिलने वाला है, ये सारी तमाम चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे हम। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यस आई लाइक द वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now we are going to study sixth poetry. The name of the poetry is Aunt Jennifer's Tiger. Before starting the topic, let me tell you, कविता पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि Aunt Jennifer's Tiger इस पोइट्री के पोइट कौन हैं। हम आपको पोइट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, पोइट हमसे मैसेज क्या शेयर कर रहे हैं ये भी बताएंगे, और रही बात क्वेश्चन आंसर की तो क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। सबसे पहले हाईलाइटिंग पॉइंट देख लेते हैं। अंट जेनिफर्स टाइगर, जैसा कि हमने बताया कि यह पोइट्री 6 है और ये भी बताते चले कि यह फ्लेमिंगो बुक का आखिरी पोइट्री है। अंट जेनिफर्स टाइगर मतलब एक चाची है जिस चाची का नाम जेनिफर है और उसके टाइगर की बात करी गई है इस पोइट्री में। बात करते हैं मीट द पोइट की, पोइट के बारे में जानते हैं। पोइट का नाम क्या है, पूरा बायोडाटा क्या है, हम आपके सामने में रख रहे हैं, देखिएगा आप। अबाउट द पोइट या मीट द पोइट की जब बात करते हैं तो इस पोइट्री का, जिसका नाम अंट जेनिफर्स टाइगर है, पोइट का नाम एड्रीनी सीलेल रिच है। लेकिन यहाँ पर आपके किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में एड्रीनी रिच बताया गया। पूरा नाम आप जानना चाहें तो नाम इस प्रकार होता है, एड्रीनी सीलेल रिच। आगे और भी बायोडाटा जानते हैं इसके बारे में, कंप्लीट नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं जन्म की, किनके जन्म की, तो एड्रीनी सीरियल रिच के जन्म की बात करें तो सी वॉज बोर्न ऑन 16 मई 1929। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जन्म कब हुआ, जन्म 16 मई 1929 को हुआ। अगला प्रश्न ये है कि कहाँ हुआ, तो द बर्थ प्लेस वॉज बाल्टीमोर विच इज सिचुएटेड इन मैरीलैंड, और मैरीलैंड कहाँ पड़ता है, यूएसए में। तो यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर नामक जगह में पोएट एड्रीनी सीरियल रिच का जन्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर डेथ। Unfortunately, she was dead on 27th of March 2012. 27 मार्च 2012 को इनका दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निधन हो गया। बात हम एड्रीनी सीरियल रिच की कर रहे हैं। डेथ प्लेस सेंटा क्रूज, और ये पड़ता कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज में इनकी मृत्यु हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि एड्रीनी सीरियल रिच किस रूप में जानी जाती थी। सी वॉज नॉन एज, अब इस बातों को ना गांठ बांध लेंगे, ध्यान रख लेंगे। सी वॉज नॉन एज पोएट, उन्हें पोएट के रूप में जाना जाता था। आगे बात करें तो नॉन फिक्शन राइटर के रूप में जाना जाता था। आपके मन में सवाल उठता होगा कि नॉन फिक्शन क्या है, इसको रियल भी कहते हैं आप, रियलिस्टिक भी कह सकते हैं आप। आगे इन्हें एसियस्ट के रूप में जाना जाता था। एसियस्ट का मतलब निबंधकार, और फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी। नारीवादी के विचारों से यह प्रेरित थी। यह फेमिनिस्ट के रूप में जानी जाती थी, एसियस्ट के रूप में, नॉन फिक्शन राइटर के रूप में, और पोएट तो थी ही। जो कौन सी पोइट्री लिखी है, अंट जेनिफर्स टाइगर। बात करते हैं इनके एजुकेशन की, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी। इन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से पढ़ाई की। कहाँ से, रेडक्लिफ कॉलेज। पेरेंट्स के बारे में बात करी जाए तो फादर का नाम अर्नोल्ड रिच, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, जो बाय प्रोफेशन एक पैथोलॉजिस्ट थे। और बात करें इनकी माँ की तो हेलेन एलिजाबेथ रिच पूरा नाम था। बीच में यहाँ जॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, जॉन्स भी नाम इनका रखा गया था। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, हेलेन एलिजाबेथ जॉन्स रिच। इनके पिताजी पैथोलॉजिस्ट थे, इनके पिताजी पैथोलॉजिस्ट थे। इनकी माँ के बारे में बात करें तो एक पायनिस्ट थी। अब आपके मन में फिर सवाल उठता होगा कि पायनिस्ट होता क्या है। अ पर्सन हु प्लेज द पियानो
इज नोन एज पियानिस्ट, मतलब जो पियानो बजाता है उसको पियानिस्ट हम कहते हैं। पियानिस्ट के साथ साथ इनकी माँ कंपोजर भी थी। याद रखेंगे कि इनकी माँ पियानिस्ट के साथ साथ कंपोजर थी, और इनके पिताजी की बात करें तो एक पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे जब हम नोटेबल अवार्ड की बात कर रहे हैं, इन्हें कौन कौन सा प्राइज मिला, कौन साल मिला, हालांकि बहुत सारा प्राइज मिला है, लेकिन जो नोटेबल है उसको हमने आपके सामने में रखा। जब हम नोटेबल अवार्ड की बात करते हैं तो पहला अवार्ड है नेशनल बुक अवार्ड। नेशनल बुक अवार्ड ये कब मिला साथियों? 1974 में ये मिला। दूसरा प्राइज है अवार्ड की बात करें तो दूसरे का नाम है बोलिंगन प्राइज। एक्चुअली ही वॉज अवार्डेड इन द ईयर 2003। 2003 में बोलिंगन प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। और तीसरा हमारे कैटेगरी में जो है वो है ग्रिफिन पोइट्री प्राइज। पोइट्री के संदर्भ में ग्रिफिन प्राइज दिया जाता है, और इन्हें प्राइज कब मिला? 2010 में मिला। कौन सा प्राइज? ग्रिफिन पोइट्री प्राइज। ये तो रही बात अवार्ड की। इन्होंने कौन कौन से क्रिएशन किए हैं? हालांकि बहुत सारा क्रिएशन इनके द्वारा तैयार किया गया, उसमें भी कुछ नोटेबल है। नोटेबल वर्क की बात करें तो पहला आवर होल लाइफ, डाइविंग इनटू द रेक, मूविंग इन विंटर, इंटेग्रिटी, बारी बारी से आप देख सकते हैं, लिविंग इन सीन, बर्निंग वनसेल्फ आउट, और भी कई सारे जो एड्रीनी रिच के द्वारा लिखे गए हैं। यदि आप इनके कविताओं के बारे में बात करेंगे तो आपको इनकी कविताओं में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मतलब एक वुमेन एक्सपीरियंस को इनकी कविताओं में अक्सर आप देखेंगे। अभी हमने देखा पोएट के बारे में, पोएट के पूरे इंट्रोडक्शन हमने आपके सामने में रखे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। जब आप इनकी कविताओं को बड़े गौर से पढ़ेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में ये आएगा कि जो कॉन्स्ट्रेंट होता है महिलाओं के लाइफ से रिलेटेड, जो रेसिस्टेंस होता है, उसके बारे में बताती है पोएट, जिसका नाम एड्रीनी सिलेल रिच है। 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी की सबसे वेल रिकॉग्नाइज्ड पोएट में से एक थी, जिसका नाम एड्रीनी सिलेल रिच है। इन्हें महिलाओं से काफी लगाव है, जो काफी उचित भी है, और महिलाओं के बारे में अक्सर अपनी कविताओं में चर्चा भी करती है। इस कविता में किसकी चर्चा हुई? इस कविता में भी एक महिला की चर्चा हुई है, जिस महिला का नाम जेनिफर है। एक्चुअली अंट जेनिफर स्टाइगर इस पोइट्री का नाम है, और जेनिफर हमारी एक चाची है। मतलब पोइट्री अंट जेनिफर स्टाइगर में जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो जेनिफर है। जेनिफर हमारी चाची का नाम है, ऐसा पोइट बताती है। और उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ रेसिस्टेंस, कुछ कंस्ट्रेंट है, जिसको इस कविता में बताया गया है। इसलिए आप इस पूरे पोइट्री को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। उम्मीद है कि हम आपको वीडियो समझाने में सफल होंगे। पोइट्री स्टार्ट करने से पहले, पोइट्री के स्टेंजा को शुरू करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग आपके सामने में दिखाए जा रहे हैं। इस वर्ड मीनिंग को सबसे पहले आप नोट कर लें, या तो फिर आप वीडियो के बीच में स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने वर्ड मीनिंग को, वर्ड बैंक को नोट कर लिया, अब आपको हम अबाउट द पोइट के बारे में पढ़ाते हैं, जो इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है। हाँ, एक बात और, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे बेहतर तब होगा जब आपके पास भी किताब हो, आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, तब चीजें समझ में आएंगी। हमें भी समझाने में भी आसानी होगा और आपको समझने में भी सहूलियत होगा। अंट जेनिफर स्टाइगर, अबाउट द पोएट, जो आपके किताब में दिया गया है, उस लाइन को पढ़ते हैं। एड्रीनी रिच 1929 वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर नामक जगह में 16 मई 1929 को इनका जन्म हुआ। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट। इन्हें थियोरिस्ट के रूप में भी जाना जाता था। हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया, एसेइस्ट के रूप में, नॉन फिक्शन राइटर के रूप में, पोएट के रूप में, फेमिनिस्ट के रूप में, और साथ ही साथ थियोरिस्ट के रूप में भी इसकी छवि है।
महिलाओं के जीवन से संबंधित, महिलाओं के जीवन में हो रहे समस्याओं से संबंधित आप इनकी कविताओं में पढ़ने को पाएंगे। शी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग। बात करें इनके पोइट्री के कंपोजिशन की, 3 वॉल्यूम्स ऑफ एसे तैयार किया गया और भी कई सारे राइटिंग्स हैं। बात हम एड्रीनी रिच की कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम एड्रीनी सिलेल रिच था। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मेटिज्म इको थ्रू हर वर्क। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ड मीनिंग आपको नोट करने को कहा, यदि आपने नोट किया होगा तो 2 वर्ड आया होगा आपके सामने। पहला रेसिज्म, जिसको हम नस्लवाद कहते हैं, जातिवाद कह सकते हैं आप। दूसरा मिलिट्रिज्म, मिलिट्रिज्म को सैनिकवाद कहते हैं। अब इनकी कविताओं में रेसिज्म और मिलिट्रिज्म की झलक पाएंगे और इसकी एक झलक इस कविता में भी है। द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ वुमेन एक्सपीरियंस। अब इस कविता में क्या दिया गया? इस कविता में इस लाइन से यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं के बारे में दिया गया और उस महिलाओं में से एक महिला है जिसका नाम ऑन्ट जेनिफर टाइगर है, जेनिफर नाम है। उनके जीवन में हो रहे कंस्टेंट के बारे में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, उसके बारे में बताया गया है। यहां तक तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑन्ट जेनिफर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे इंडिपेंडेंट नहीं है, कैसी समस्याएं इनके जीवन में हो रही है, आगे जानेंगे। आगे हमसे सवाल किया गया है पोइट के द्वारा, बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। आपने टाइटल पढ़ा, टाइटल अभी भी बोर्ड में आप देख सकते हैं, ऑन्ट जेनिफर टाइगर। आपने पढ़ा, कहता जब आपने टाइटल पढ़ा तो आपको क्या समझ आ रहा है, इसके शीर्षक से आपको क्या समझ आ रहा है। दूसरा सवाल, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। क्या आपने जब ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स को के हेडिंग को पढ़ा तो आपको कुछ याद आया? क्या आपको टाइगर से रिलेटेड दूसरी कविताएं याद आई? यदि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो ऐसी कविता थी जिसका नाम था टाइगर इन द जू, और भी बहुत सारी कविताएं जो आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद आ जाएगा। अब आगे नीचे पैराफ्रेज दिया गया है। पैराफ्रेज का मतलब होता है पंक्ति या स्टैंजा, जिसको आप एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। टोटल 12 लाइन है जो हमें बारी बारी से पढ़ना है। लाइनों को बारी बारी से पढ़ना है और उसके भावार्थ को निकालना है। क्या मैसेज है, इस मैसेज और थीम को साथ ही साथ समझेंगे। पहला पैराफ्रेज, ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। 2 लाइन हमने पढ़ा। रीडिंग लगाने के बाद हमें यह समझ में आया, पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि ऑन्ट जेनिफर टाइगर एक पैनल में टाइगर को तैयार कर रही है, मतलब टाइगर के तस्वीर को तैयार कर रही है। वैसे टाइगर जो काफी इंडिपेंडेंट है। अब आप ये भी सोचेंगे कि टाइगर ही क्यों तैयार किया जा रहा है, इसका आंसर भी देंगे आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर लें वीडियो को, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि यस आई लाइक द वीडियो। आगे समझते हैं। हमने पढ़ा ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऑन्ट जेनिफर एक पैनल में, एक पट्टी में टाइगर की तस्वीर तैयार कर रही है। वैसे टाइगर की जो बिल्कुल पुखराज के तरह चमक रहे हैं। अब सवाल ये होता है पुखराज क्या है? पुखराज एक पीले कलर के पत्थर को कहते हैं जो काफी सुंदर होता है देखने में, जो रत्न होता है उसी को हम पुखराज कहते हैं। अर्थात इस कविता में पुखराज की तुलना टाइगर से की गई है। जैसे पुखराज काफी चमकता है वैसे ही टाइगर काफी चमक रहा है, जिसके शरीर में काली काली मोटी मोटी धारियां भी है। वे टाइगर हरे भरे घासों में टहल रहे हैं, ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है ऑन्ट जेनिफर के द्वारा। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। जो बाग तैयार किए गए हैं ऑन्ट जेनिफर के द्वारा, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और इंसानों से डरते नहीं और इंसानों को डराते भी नहीं हैं। ये स्वतंत्र होकर के आसपास की हरियालियों में घूमते हैं। इनकी गति काफी तेज है, इसलिए पेस शब्द का यूज किया गया है। अक्सर आप क्रिकेट में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
ये काफी तेजी से भागने वाले जानवर हैं। शरीर काफी स्लिक है, स्लिक का मतलब ब्राइट है, चमकीला होता है। इनका शरीर काफी चमकता है और ये काफी तेजी से भागते हैं। चिवैलरी का सर्टेनिटी शब्द का प्रयोग किया गया। चिवैलरी का मतलब होता है बहादुर, ये काफी बहादुर होते हैं और निश्चिंत होकर वह इधर उधर घूमते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer चूंकि अब उनका एज निकल रहा है, हम जानते हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हमने ऐसा पोइट्री 1 में भी पढ़ा। अब धीरे धीरे चाची बूढ़ी होने लगी है, उनके हाथ अब काम नहीं कर रहे हैं। जब आइवोरी निडल की बात करते हैं ना, आइवोरी निडल को बोलते हैं हाथी के दांत से बनी गई चीजें, मतलब कि जो वह कांटा हाथों से चला रही है, जो निडल को हाथों से वह बढ़ा रही है, उसको खींचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वो स्वेटर बना रही है तो जो कांटा है, जब वो कांटा जब वो कांटा से स्वेटर बुनती है तो स्वेटर बुन पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है। मतलब स्पष्ट ये है कि उसे निडल को भी खींचने में बड़ी परेशानी हो रही है। और ये परेशानी का दूसरा कारण ये भी है कि वो अपने पति से काफी डरती है। वो अपने पति से काफी डरती है और बिना उसके पूछे कुछ कर नहीं सकती है। वह स्वतंत्र नहीं है, वह बिल्कुल प्रबंधित महिलाओं में से एक है जिसको कई सारे बोझ उस पर लाद दिए गए हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब बात की गई है रिंग की। जो रिंग पहनाया गया है, इस रिंग को वेडिंग बैंड कहा गया है। जो रिंग वह पहनी है, वह रिंग भी अब उन्हें ढोने में भारी लग रहा है। मतलब जो वैवाहिक बंधन है वक्त के साथ इतना कमजोर हो गया है कि अब उस रिंग को भी ढोने में काफी भारी लग रहा है, क्योंकि ये वैवाहिक बोझ है। उस बोझ से वो आगे नहीं निकल पा रही है और ये बोझ उनके पति के द्वारा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वह स्वतंत्र नहीं है, वो अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर सकती है। और जब महिलाओं को प्रबंधित किया जाता है, रोका जाता है, तो शायद उन्हें लगता है कि उनकी सीमाएं बस यहीं तक है, वह सिमट कर रह जाती है, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाती है। और कुछ ऐसा ही वाकया अभी आंट जेनिफर्स के साथ हो रहा था। इसलिए वह टाइगर की तस्वीर तैयार करती है। इसका कारण यह भी है कि वह टाइगर इसलिए बना रही है क्योंकि टाइगर स्वतंत्र है, अपोजिट रिलेशन दिखाना चाह रही है। वह टाइगर के जैसे ही इंडिपेंडेंट होना चाहती है, चिवैलरिक होना चाहती है, स्लिक होना चाहती है। अगला पैराफ्रेज है, When aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with ordeals she was mastered by. अब आगे के स्टेंजा का अर्थ ये है कि जब चाची मर जाएगी, चाची का नाम जेनिफर, जब चाची मर जाएगी, मर जाने के बाद भी जो वेडिंग बैंड है ना, वो उनके लिए बोझ ही रहेगा, वह उनके लिए आतंकित ही रहेगा। क्योंकि जो पति के द्वारा रिंग पहनाया गया वो रिंग नहीं है, एक बोझ है चाची जेनिफर के लिए, जिस बोझ को वह कई वर्षों से ढो रही है। अब शायद वह नहीं ढोना चाहती है। वह चाहती है कि वह बिल्कुल टाइगर के तरह स्वतंत्र रहे, खुश मिजाज रहे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसे मास्टर्ड किया जा रहा है, उसे उसके पति द्वारा देखभाल किया जा रहा है। और देखभाल कुछ अलग रूप से, मतलब डरा कर धमका कर उसे रखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही मैसेज बताया गया डेनिस सिलेल रिच के द्वारा आंट जेनिफर के बारे में। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड। आखिरी के 2 लाइन ये हैं कि ये टाइगर तैयार किया गया है जेनिफर के द्वारा पैनल में। चाची के मर जाने के बाद भी वो प्रेंस करेंगे। प्रेंस का मतलब उछलना, काफी गर्व से घूमेंगे, निडर होकर के घूमेंगे। लेकिन ये निडरता चाची जेनिफर के साथ नहीं है। वह भयमुक्त नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है, उसे रेसिस्ट किया जा रहा है, उसे अपनी लॉन्गिंग को पूरा करने में रोका जा रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अपनी स्वेच्छा से आगे काम करने के लिए दिए जाने चाहिए। हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और बहुत पहले से होती आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, महिला सशक्तिकरण ये काफी जरूरी है। इस कविता में नहीं हो रहा है।
इसलिए अंट जेनिफर स्टाइगर इस पोइट्री को सामने लेकर आई है ताकि उन लोगों का ध्यान खोलना चाहते हैं जो ये सोच रहे हैं कि महिलाओं की सीमाएं सीमित है। बिल्कुल ये गलत सोच है। महिलाओं की भी सीमाएं उतनी ही बड़ी है जितनी पुरुषों की है। पुरुष उतना ही काम कर सकते हैं जितना स्त्री कर सकती है। कुल मिलाकर दोनों में योग्यता वही है, लेकिन प्रतिबंध जो है ये सही नहीं है। अब इस तरह भी तुलना कर सकते हैं कि एक टाइगर को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए, एक टाइगर को आप जंगल में छोड़ दीजिए। देखिए दोनों में कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। फर्क ये नजर आएगा कि वो टाइगर जो जंगल में है वो निर्भय है, उसे डर नहीं है, और दूसरा जो पिंजरे में बंद है वो थोड़ा सा डरा होता है, संकुचित होता है। तो फर्क होता है। हमें हमारे सोच को भी बदलना है, हमारे अप्रोच को, थॉट को, टेम्परामेंट को बदलना है। ये मैसेज है। ये मैसेज है कि अंट जेनिफर के जो पति हैं अर्थात जो हमारे अंकल हैं, उनके सोच के बारे में बात की जा रही है। और जो पीड़ा, जो कष्ट अंट जेनिफर झेल रही थी, वह के तस्वीर को बनाकर अपना समय भी गुजार रही थी, वह फ्लटरिंग ऊल भी कर रही थी। वो कुल मिलाकर ये भी कहना चाह रही थी कि हमें टाइगर के जैसे इंडिपेंडेंट रहना है। ये रही बात अंट जेनिफर टाइगर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। हमने आपके सामने में पूरी कविता को रखा। अब बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप पीडीएफ के रूप में स्टोर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन भी है, घंटी है, उस घंटी को बजा दें जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। See you in the next video. Stay home, stay safe.